ठीक है, पोल का जो समय रहेगा दोस्तों 15 सेकंड रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, बताइए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली होती है निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों होता क्या है, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कोई भी आप लोगों का हाथ है, आपने हाथ में कोई धागा बांधा और धागे में दोस्तों मान लीजिए एम द्रव्यमान का कोई पत्थर बांध दिया। तो दोस्तों जब भी कोई चीज को आप लोग सर्कुलर मोशन करवाते हो तो उसपे बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आप लोग बोल सकते हो एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ पा रहे हो? मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v थी, तो आप लोग दोस्तों v वेग से किसी पत्थर को अगर घुमा रहे हो तो दोस्तों इसके बाहर की ओर एक क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो सिमिलरली दोस्तों जो वॉशिंग मशीन होता है दोस्तों, इस पे भी क्या अंदर जो भी चीज है वो सर्कुलर मोशन कर रही है क्या? तो जो भी बाहरी चीज होगी दोस्तों वो आप लोगों का बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो वॉशिंग मशीन हो गई, आप लोग की मक्खन निकालने की मशीन, आप लोग का दूध से मक्खन निकालते हो ना, तो सारा का सारा जो आप लोगों का वर्क करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे करता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूज पे करते हो। इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बताइए दोस्तों, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी गलत हो गई। ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग फ्रीली कर लो, है ना? तो दोस्तों बोला जा रहा है कि आप लोग का स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है, जैसे मान लीजिए एम मास की कोई बॉडी है, बिल्कुल फ्रीली गिर रही है। फ्रीली गिरने का मतलब क्या है? आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी, जस्ट आप लोगों ने ऐसे छोड़ दिया। क्लियर? तो आप लोगों से पूछा जा रहा है इसकी गति समान होती है क्या? वेग समान होता है कि नहीं? दोस्तों आप लोगों को पता है नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। और दोस्तों जहां पर त्वरण होता है क्या वेग में परिवर्तन आएगा क्या? तो धीरे धीरे इसका वेग बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों वेग समान नहीं होता है, क्या समान होता है? त्वरण समान होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं एक बार चैट खोल लूं क्या? चैट खोल के ले ले क्या? आज अभी पोल बंद करते हैं दोस्तों, बिना पोल के करवाता हूं मैं, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे पास में दोस्तों समय कम है, 4 बजे वाले में कर लेंगे पोल, बिना उसके करा देंगे, बिना पोल के, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है क्या? चलो आप लोग ऐसे ही बताओगे, अभी हम लोगों को दोस्तों सीखनी चीजें, समय कम है क्योंकि पोल में भी थोड़ा सा समय वेस्ट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से देखिए, कौन बता पाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोगों की जब भी कोई चीज रोटेट करती है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं दो चीज होती है आपके पास में। जैसे मान लीजिए कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है दोस्तों, एक तो होता है लीनियर मोशन, एक तो होता है रैखिक गति। अगर आप लोग इसको इजीली लीनियर मोशन करवा पा रहे हो, इजीली एक रेखा में गति करवा पा रहे हो, तो मैं बोलूंगा दोस्तों इसका इनर्शिया कम है, इसका जड़त्व कम है। लेकिन अगर आप लोग इसको लीनियर मोशन करवाने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका जड़त्व ज्यादा है। समझ में आ गई क्या? दोस्तों सेम चीज आप लोगों के रोटेशनल मोशन में होता है। अगर किसी चीज को आप लोग इजीली रोटेट करवा सकते हो, अगर किसी चीज को आप लोग इजीली रोटेट करवा पा रहे हो, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अगर दोस्तों उसको इजीली रोटेट नहीं करवा पा रहे हो, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये तो भी आप लोगों ने समझा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है? मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो दोस्तों मास का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। रेडियस का होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान रखोगे जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर आप लोग बताओ। सर प्लीज पोल दे दीजिए। अरे यार पोल का क्या करोगे? चलो वही कर लेते हैं, पोल ही देते हैं, ठीक है? चैट्स कर देते हैं बंद, लेकिन फिर मैं चैट्स बंद नहीं करूंगा, पोल दूंगा तो, ठीक है? चैट्स बंद नहीं करूंगा, पहले मैं बोल रहा हूँ। चलिए आंसर बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? चलो दोस्तों पोल भी बंद कर लेते हैं, चैट्स भी बंद कर लेते हैं ना, टेंशन मत लो, पहले वाला रूल ही अपना लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले वाला रूल ही रहेगा, टेंशन मत लो। अब समझो आप लोगों को, बोला जा रहा है प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, कि आपने 100 यूनिट का कंजम्पशन करा है, 50 यूनिट का करा है। तो दोस्तों यूनिट होता क्या है पहले वो समझो, फिर हम लोग आंसर बता पाएंगे ना कि 240 यूनिट है, 250 यूनिट है। तो अगर 1 किलोवाट का कोई उपकरण अगर 1 घंटे तक चलता है तो कितना एनर्जी का कंजम्पशन होता है? 1 यूनिट एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तो दोस्तों आपके पास में टोटल वाट कितने हैं? तो 100 वाट के आपके पास में 10 लैंप है। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या टोटल आप लोग का 1000 वाट का एक मान सकता हूँ क्या? भाई 100 के 10 है, 100 इंटू 10 कर लो, या आप लोग सिंपली बोल लो 1000 वाट का एक बल्ब है। ठीक है, आपके पास में 1000 वाट का एक बल्ब है। 1000 वाट के बल्ब को क्या मैं 1 किलोवाट बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, तो 1 किलोवाट का आप लोगों का बल्ब है। प्रतिदिन कितने घंटे चला रहे हो? 8 घंटे चला रहे हो, तो 8 आवर से आप लोग गुना करोगे तो आपके पास में कितना जाएगा दोस्तों? 8 यूनिट आ जाएगा। ये क्या है? प्रतिदिन का है। लेकिन आप लोगों से मासिक का पूछा है, तो दोस्तों एक दिन में अगर 8 यूनिट की खपत होती है तो पूरे महीने में यानी 30 दिन में कितना होगा? 8 इंटू 30 कर लो, यानी 240 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और पोल का समय आप लोगों को देता हूं मैं फिर से, वही आप लोगों का 30 सेकंड का रखते हैं, ठीक है? 30 सेकंड का रखते हैं, बताओ आंसर। वही रहेगा, पोल आपके पास में 30 सेकंड का समय मिलेगा और आप लोग आंसर बताएंगे, और फिर मैं इसका solution बताइए। तो जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका क्या होता है? तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका वेग मान लीजिए पहले v था, तो दोस्तों मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन अब आप लोगों ने दोस्तों इसका वेग क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, v से क्या कर दिया? 2 वेग कर दिया, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू 2v। तो दोस्तों क्या आप लोग का डबल हो गया? पहले mv था, अब आपका 2mv हो गया, तो मोमेंटम आप लोग का डबल हो जाएगा, तो संवेग दुगुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेग अगर डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो 4 गुना हो जाती है। क्लियर है क्या? तो ध्यान आप लोग रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? तो नॉट है, के एन ओ टी है ना, नॉट, बताओ। तो नॉट का इस्तेमाल किसमें करा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो नॉट होता है वो हम लोग यूज करते हैं स्पीड मापने के लिए, गति नापने के लिए। दोस्तों जो आप लोग के शिप्स होते हैं ना, उनकी जो स्पीड नापी जाती है वो नॉट में नापी जाती है। तो आपका नॉट क्या होता है दोस्तों? जो जलयानों की गति होती है ना, शिप की जो स्पीड होती है, हम लोग नॉट में नापते हैं। और अगर आप लोगों से पूछे नॉट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक नॉट का मतलब होता है आप लोगों के, ठीक है, 1.5 माइल्स पर आवर। 1.5 माइल्स पर आवर, क्लियर है क्या? तो ध्यान रखिए, एक नॉट का मतलब होता है 1.5 माइल्स पर आवर, और नॉट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? स्पीड को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और लास्ट में मैं चैट खोल दूंगा, आप लोगों की रैंक भी बताऊंगा कि आप लोगों की रैंक क्या आई है, सभी बच्चों में से आपकी रैंक कितनी आई है। तो राइट आंसर आप लोगों का दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए 44%। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? पी स्क्वायर बाई 2m, यानी मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि अगर आप लोगों ने मोमेंटम को 20% से बढ़ाया है, तो आप लोगों का दोस्तों काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट वृद्धि होगी? दोस्तों आप लोग जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में इस प्रकार के क्वेश्चन करे होंगे कि एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड ए दी हुई है ना, एक साइड आपकी बी दी हुई है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आप लोगों का? ए इंटू बी। लेकिन अगर आप लोग साइड में वृद्धि करते हो, तो दोस्तों एरिया में कितनी वृद्धि होगी? 20 प्लस 20 40 थोड़ी होगी। तो आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट आपने सुना होगा ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो दोस्तों फॉर्मुला ध्यान रखो, जैसे मान लीजिए कोई दो चीज आपके मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी, तो दोनों में अगर आप लोग कुछ कुछ वृद्धि कर रहे हो, तो मेन आपके रिजल्ट में कितनी वृद्धि होगी? उसका फॉर्मुला है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर पी इंटू पी है, कितने परसेंट वृद्धि करी है? 20%। तो पी में भी 20 और इसके साथ में जो है उसमें भी 20, तो 20 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 400/104, तो टोटल 44% का इंक्रीमेंट आएगा काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए जल्दी से। और लास्ट में मैं आप लोगों के चैट से भी बोल दूंगा, आप लोगों की रिजल्ट भी बता दूंगा कि आप लोगों की रैंक क्या ही है। पहले आप लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर यहां पर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग एच हाइट तक उठाओगे, क्या मैं बोल रहा हूं, कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग एच ऊंचाई पर उठाओगे, तो ध्यान रखिए उसके पास में एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। तो दोस्तों ये एनर्जी आई कहां से? तो एम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग एच ऊंचाई तक उठा रहे हो, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा, और यही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इसी तेज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों एम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग एच ऊंचाई पर लेकर जा रहे हो, तो उसके लिए वर्क का फॉर्मूला होता है mgh। तो मास कितना था, द्रव्यमान कितना था सर? 1 किलोग्राम था। जी का मान कितना होता है सर? 9.8 होता है। कितनी ऊंचाई तक लेके जा रहे हो? 9.8 तक लेके जा रहे हो। तो दोस्तों 9.8 ये रहा, 9.8 ये रहा, 9.8 का स्क्वायर कर दोगे, इतना वर्क करना पड़ेगा, और वर्क का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। आप लोगों से पूछा जा रहा है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, जैसे मान लीजिए मैंने पेन को ऊपर फेंका, तो क्या वापस नीचे आ गया क्या? तो दोस्तों कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग ऊपर फेंकोगे, तो वो दोस्तों पृथ्वी इसको क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। आप लोग जानते हैं कोई भी दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अर्थ क्या करेगी? इसको वापस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन अगर मैं इतनी तेज वेलोसिटी से फेंकूं कि जिससे कभी वापस लौटकर आए नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। दोस्तों जो एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग होता है, उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ की सरफेस के लिए। यानी अगर अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग इतनी स्पीड से फेंक दोगे, तो वो कभी भी लौट के वापस नहीं आएगा। तो लगभग लगभग आप लोगों का आंसर कितना होता है? 11.2 होता है। इसके क्लोजेस्ट आंसर कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन बताइए, आपकी स्क्रीन पे है। तो राइट आंसर यहां पर दिया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो रहा है, डरना नहीं है, समझना है। देखिए आप लोग जानते हैं पावर की यूनिट क्या होती है? आप लोग सभी जानते हो सर, पावर की यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट। दोस्तों ध्यान रखिए, वाट होता क्या है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। यानी क्या मैं लिख सकता हूं क्या? वाट होता है आप लोगों का जूल पर सेकंड। दोस्तों जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो उसको जूल को क्या मैं न्यूटन इंटू मीटर लिख सकता हूं? ठीक है, लिख सकता हूं। ये नीचे आपका सेकंड आ गया। दोस्तों न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का होता है ना भाई। फोर्स क्या होता है आप लोगों का? एम इंटू ए। मास को किसमें नापते हो? किलोग्राम में नापते हो। एक्सीलरेशन को नापते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसी को तो हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन की जगह क्या मैं लिख सकता हूं क्या? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो दोस्तों 1 मीटर इधर था ही और 1 सेकंड इधर था ही, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, कितना जाएगा? किलोग्राम इंटू 2 मीटर हो जाएंगे, और नीचे सेकंड की पावर क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेकंड की पावर -3। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, ये आप लोगों का बनेगा वाट।
क्लियर है क्या? समझ गए? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर केवल आप लोगों से पूछता न्यूटन किसके बराबर होता है, तो न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2। तो बहुत जने जो आंसर दे देते हैं ये दोस्तों, ये तो न्यूटन होता है। अगर वाट की बात करें तो वाट आप लोग का ये होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई? चलिए आगे, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए। दोस्तों एक बार पोल थोड़ा सा हैंग हो रहा है, देखते हैं पोल आया नहीं आया। पोल थोड़ा सा हैंग हो गया तो मैं आप लोगों को ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए बोला जा रहा है कि यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल और विस्थापन के बीच में कितना एंगल होता है। देखिए मैंने आप लोगों को कल बताया था वर्क क्या होता है, आप लोगों का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला कब होता है, जब आप लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, अगर बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, उसी दिशा में विस्थापन कर रही है। लो आ गया, पोल स्टार्ट हो गया, पोल स्टार्ट हो गया, बताइए पोल स्टार्ट हो गया दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बहुत जने दे रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ध्यान रखिए वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब होता है, जिस दिशा में आप लोग फोर्स लगा रहे हो, अगर उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है तो हम लोग जो फॉर्मुला यूज करते हैं वो ये करते हैं। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का कि आप लोगों की कोई बॉडी है, आप लोग मान लीजिए दोस्तों फोर्स लगा रहे हो इस दिशा में, और मान लीजिए बॉडी आप लोग की मोशन कर रही है इस दिशा में, यानी फोर्स और विस्थापन की दिशा में अगर कोई एंगल होता है तो फॉर्मुला क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफ एस cos थीटा। अगर दोस्तों दोनों एक दिशा में हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा, और वर्क का फॉर्मुला क्या हो जाएगा आप लोग का, वही बन जाएगा एफ एस। लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों एंगल 90 डिग्री हो, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो एफ एस cos 90, तो दोस्तों cos 90 का मान होता है जीरो। तो वर्क जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों इसकी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूँ। आप लोगों को पता है दोस्तों जो दिए में जो तेल होता है आप लोगों का, है ना, जैसे मान लीजिए आप लोग की कोई, मान लीजिए इस प्रकार का आप लोगों ने देखा होगा अरेंजमेंट, ये आप लोग की बॉटल होती है, इसमें आप लोग की बत्ती होती है, इसमें दोस्तों आपके केरोसिन का ऑयल होता है। तो केरोसिन ऑयल दोस्तों ऊपर आपका उठता रहता है इस बत्ती के माध्यम से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कहलाता है कैपिलरी एक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन या केशिका क्रिया इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। उसमें रेफर करने से 200 रुपया मिलता था, वो रेफर के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मेरा तो है ऑलरेडी, तो मैं रेफर करूँ तो मैं और एक लेकर रेफर करूँ या वही रेफर हो जाएगा? दोस्तों कोई सॉलिड आपका प्योर है या कितना प्योर है, ये आप लोग किससे पता लगा सकते हो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों ध्यान रखिए अगर आपका कोई सॉलिड होता है, अगर आप लोग इसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाते हो तो इससे क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। कोई भी सॉलिड हो अगर उसमें जैसे आयरन है, अगर इसमें कुछ आपकी इंप्योरिटी होती है तो जिस पे वो आपका गलता, जिस पे वो मेल्ट होता, अब उससे कम पे ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो किसी भी सॉलिड में अगर इंप्योरिटी मिलाते हैं तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसे मान लीजिए किसी का मेल्टिंग पॉइंट था मान लो 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब मान लीजिए 170 पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, वो इसका मतलब उसमें इंप्योरिटी है या नहीं है। तो इंप्योरिटी का पता उसके मेल्टिंग पॉइंट से लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसकी आज लगता है इंग्लिश चेक नहीं हुई, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। व्हाई इज अ ड्रॉप ऑफ रेन स्फेरिकल। जो वर्षा की बूंद होती है उसका गोलाकार होने का कारण क्या है, बताइए। जो वर्षा की बूंद होती है उसका गोलाकार होने का कारण क्या है। तो अगर हम लोग बात करें जो भी आपकी रेन ड्रॉप होती है दोस्तों स्फेरिकल होती है दोस्तों, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वाई फूड प्रिपेयर लेट एट एल्टीट्यूड। दोस्तों हाइट पर आप लोग का फूड देरी से क्यों पकता है, देरी से क्यों तैयार होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। तो इसका कारण है क्योंकि आप लोगों का दोस्तों हाइट पे, जैसे जैसे आप लोग एल्टीट्यूड पे जाते हो, जैसे जैसे आप लोग की हाइट बढ़ती है, ऊंचाई पर जाते हो, वहां पर दोस्तों क्या होता है, प्रेशर आप लोगों का कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता है जो लिक्विड होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ में चेंज होता है। तो अगर प्रेशर कम होता है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले उबल रहा था जमीन पर 100 पे, लेकिन पहाड़ों पे गए अब पानी 80 पे उबल रहा है, तो उससे क्या नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या डाला, पानी में चावल डाले, चावल डाले, अब दोस्तों आपने पहाड़ों पे इसको गर्म करा, तो जैसे ही पानी आपका 80 पे पहुंचा दोस्तों, आप लोगों का ये वेपराइज हो गया, उड़ना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आपका गर्म पानी दोस्तों क्या रहेगा, केवल 80 डिग्री पे रहेगा। जैसे 80 पार हुआ वो तो आपकी भाप बन जाएगा, यानी आपका दोस्तों चावल को गलाने के लिए गर्म पानी यहाँ पर बचेगा ही नहीं। जबकि नीचे बात करें, नीचे आप लोगों का क्या है, आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो दोस्तों जब तक 100 तक नहीं रहता तब तक आप लोगों को जैसे 99 वाला गर्म पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो उड़ेगा नहीं। तो दोस्तों चावल अच्छे से पक पाएंगे ना। तो ऊंचाइयों पर दोस्तों खाना अच्छे से नहीं पक पाता है, उसको फिर वापस पकाना पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे बताइए। एक्सरेज क्या होती है।
एक्स रेस क्या होती है बताइए। तो दोस्तों आप लोगों की जो वेव्स होती है तरंग, वो दो प्रकार की होती है, ध्यान रखेंगे। क्या होती है? एक होती है दोस्तों आप लोगों की मैकेनिकल वेव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, और एक होती है आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? ऐसी तरंगे जिनको आगे चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ये नहीं चल सकती। बिना, अगर कहीं पर वैक्यूम है, बिल्कुल निर्वात है, तो वहां पर ये ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों साउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है दोस्तों? जो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं, एयर का एक पार्टिकल भी नहीं है, तो वहां पर दोस्तों चाहे गैस हो या नहीं हो, सॉलिड हो या नहीं हो, लिक्विड हो या नहीं हो, ये सब में से आप लोग का ट्रेवल कर सकते हैं बिना मीडियम के भी। तो दोस्तों ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? लाइट है आप लोग का दोस्तों, जो एक्सरे होता है वो इसी का एग्जांपल है। तो आपकी एक्सरे क्या होती है? एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, -40 डिग्री किसके बराबर है फ़ारेनहाइट में, आपको बताना। तो देखिए आप लोगों को बेसिकली -40 है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, देखो C/5 बराबर होता है F - 32/9। ध्यान रखोगे आप लोग। क्लियर है क्या? तो आप लोगों को दोस्तों सेल्सियस कितना दिया हुआ है? -40 दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट निकालना है तो सेल्सियस रखो -40/5 बराबर F - 32/9। तो -40/5 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, बराबर F - 32/9। तो दोस्तों F क्या हो जाएगा आप लोगों का? 8 मल्टीप्लाई होगा 9 से, -72 माइनस और 32 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -40। ध्यान रखेंगे -40 एक ऐसा नंबर है जो डिग्री सेल्सियस में भी दोस्तों सेम रहता है और फ़ारेनहाइट में भी उतना रहता है। तो अगर आप लोगों को -40 को फ़ारेनहाइट में बदलना होगा तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करिए, आप लोग का आंसर आएगा -40। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। दोस्तों वनस्पति तेल का आप लोग जब हाइड्रोजनीकरण करते हो तो एक कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करा जाता है। कौन सा होता है वो कैटेलिस्ट? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों निकल। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजनीकरण करते क्यों है। दोस्तों करते हैं तेल को, आप लोगों का जो तेल है ना दोस्तों, तेल है, वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका इस्तेमाल करा जाता है? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करा जाता है, इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्लियर? तो तेल से अगर आप लोगों को घी बनाना है तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है हाइड्रोजनीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग का जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, इसमें हम लोग किसको मिलाते हैं? हाइड्रोजन को मिलाते हैं, और इससे आपका किसका निर्माण होता है? घी का। तो इसमें दोस्तों कुछ कैटेलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। कौन से कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करा जाता है? निकल का करा जाता है, ध्यान रखिए। क्लियर है क्या? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर बताओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में CO2 के अणुओं की संख्या कितनी है? दोस्तों ध्यान रखिए आप लोगों का एक मोल क्या होता है? मोल एक नंबर है, किसके बराबर होता है? 6.023 into 10 की पावर 23। क्लियर है क्या? तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं CO2 का आप लोगों को मोलर मास निकालना है, CO2 का मोलर मास का मतलब होता है दोस्तों, CO2 का मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान का मतलब है CO2 के एक मोल का कितना द्रव्यमान है। तो दोस्तों ध्यान रखिए CO2 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 44 ग्राम होता है। इसका मतलब इसके एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 44 ग्राम होता है। तो आप लोग मुझे बताइए 44 ग्राम अगर आपने CO2 लिया है तो इसके कितने मोल आए होंगे? एक मोल आया होगा, और एक मोल का मतलब कितना होता है? 6.023 into 10 की पावर 23 है ना, और इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? जल्दी से बताइए। किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आप लोगों का हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आप लोगों का हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इस गैस में आपकी सड़े हुए अंडे की बदबू आती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47% ने दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों का जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये सड़े अंडे की गंध आती है, ये नहीं डी होगा। क्लियर है क्या? और ये काफी एक रंगहीन और अधिक विषैली गैस है, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी से बताइए। कैथोड रे क्या होती है? तो दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और दोस्तों इस रे को उन्होंने पाया कि ये कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीम ही है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम ही है। यानी आप लोग की कैथोड रे कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की धारा इससे क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस बोल लो या बायोगैस बोल लो, बात एक ही है। ठीक है,
तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मीथेन। अगर मैं कंपोजिशन बताऊं आप लोग को बायोगैस का, तो देखिए सबसे ज्यादा आप लोग की मीथेन पाई जाती है, कितनी पाई जाती है 50 से 75%। इसके बाद में कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 25 से 50%। तो मेजरली कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों, मीथेन पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, कितना 50 से 75%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एल्कोहल कंसिस्ट ऑफ, तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो दोस्तों एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए भैया, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे नहीं हो सकता। और आपको पता है OH ग्रुप किससे जुड़ता है, किसी कार्बन की श्रृंखला से जुड़ता है। जैसे मान लीजिए CH3OH या आपका C2H5OH, तो क्या क्या होता है आप लोग को, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। जैसे मान लीजिए अगर n बराबर 1 लिया तो क्या बन जाएगा, CHEOH, ये आपका बन जाएगा मैथिल एल्कोहल, ये बन जाएगा मैथिल एल्कोहल। दोस्तों अगर आप लोग n बराबर 2 लोगे तो क्या बनेगा, देखो n को इधर 2 पुट करो तो ये आपका आ जाएगा C2H5OH, तो ये आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल। समझ गए? तो आप लोग इसके जनरल फॉर्मूले में देख सकते हो क्या क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ध्यान रखिए आपकी कोई सी भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना होता है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस, और आपका प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई भी आप लोगों की गैस हो एनटीपी पर दोस्तों, उसका अगर 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ध्यान रखिए कोई सी भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो आप लोग मुझे बताइए अगर 44.8 लीटर है, 22.4 लीटर में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है। अगर दोस्तों 44.8 है तो दोस्तों कितने मोल हो जाएंगे, उसके 2 मोल हो जाएंगे। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, ये प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम। चलिए आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा, पोल में स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा मुझे बताएंगे। इनमें से कौन सा लॉ है जो बॉयल्स के लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे होगा देखिए इसको समझिए। आप लोगों को पता है दोस्तों गैस से संबंधित कुछ लोगों ने नियम दिया, बॉयल्स ने भी दिया है, गैलुसेक ने भी दिया है, चार्ल्स का भी दिया है। अभी बॉयल्स का समझो, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास में ये एक सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है। आपको पता है पिस्टन आपका नीचे आएगा तो इसमें जो भी गैस है वो क्या होगी दोस्तों, कंप्रेस होगी। पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो जो भी गैस है दोस्तों वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैं मानता हूं इसका अभी प्रेशर कितना है, P है। अब इस गैस का वॉल्यूम मान लीजिए V है, इसका द्रव्यमान M है। तो आप लोगों ने एक इक्वेशन सुनी होगी, PV बराबर mRT। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप लोगों का जो बॉयल्स लॉ होता है वो ध्यान रखेंगे कौन से मतलब आपका जो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है वो किस चीज के लिए आपका वैलिड है, वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है। इसको आप लोग ऐसे याद रख लो, बहादुर टीपू सुल्तान। तो बीटी से याद रख लो, बहादुर टीपू सुल्तान से, कि जो बॉयल्स का लॉ है वो किसके लिए वैलिड है दोस्तों, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। किसके लिए है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। अब आप लोग मुझे बताइए, जब आपका पिस्टन नीचे आएगा या पिस्टन ऊपर आएगा दोस्तों, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? गैस आपकी कंप्रेस हो रही, द्रव्यमान तो तय रहेगा। दोस्तों मास आप लोगों का कांस्टेंट है, ये आपका जो आर होता है इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे, आप लोगों का क्या बोलता है बॉयल्स लॉ, कि अगर आप लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर आप लोगों का वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है मैं वही तो समझा रहा हूं दोस्तों, मास आपका कांस्टेंट रहेगा, आर आपका कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो बॉयल्स लॉ है वो ये हो गया कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। तो आपको पता है, आपने सुना होगा ये एक्स वाई बराबर, जैसे मान लो 4 हो 5 हो कोई भी कांस्टेंट हो, तो ये आप लोग का जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान रखिए, प्रेशर और वॉल्यूम में जो कर्व बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। जैसे कहने का मतलब है अगर आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आएगा कि अगर आप लोगों का वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, और इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन आएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बॉयल्स का लॉ क्या बोलता है कि अगर आप लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, P बराबर C बाई V, ठीक है। तो अगर आप लोग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो ग्राफ आपका इस टाइप का आएगा, इस टाइप का, इस टाइप का आएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? लास्ट में मैं आप लोगों को रैंक शेयर करूंगा, देखते हैं आज कौन टॉप करता है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? 4 ऑप्शन है।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन को, यानी CH4 को हम लोग मार्श गैस बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों मार्श का मतलब होता है दलदली एरिया, तो मीथेन जो होता है वो आप लोग का दलदली स्थानों में पाई जाती है और इसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मार्श गैस बोलते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। दोस्तों आप लोगों का जो सोडियम है, अगर आप लोग इसको जल में डालोगे तो क्या बनता है, ध्यान रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और आप लोगों की कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आप लोग देख सकते हो, अगर सोडियम की अभिक्रिया करवाओगे आप लोग पानी के साथ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, प्लस साथ में किसका आप लोग का रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस आप लोग रिलीज करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। तो दोस्तों पत्थर वगैरह में, ये सॉल्ट में, इनमें क्या पाया जाता है? सिलिकॉन ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पत्थर में ऑक्सीजन तो पानी से रहा, क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों ब्लड में इनमें से कौन सा चीज नहीं होती है? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें ब्लड की, रक्त की, तो आपके ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों? 55% होता है प्लाज्मा। और आप लोग के दोस्तों 45% होता है ब्लड कॉप्सुकल्स। इस ब्लड कॉप्सुकल्स में क्या क्या आता है? आप लोग का आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और आपके प्लेटलेट्स आता है। तो क्या आप लोग के ब्लड में आरबीसी पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी बिल्कुल, प्लाज्मा बिल्कुल, ये प्लेसेंटा नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताओ। तो देखिए दोस्तों समझते हैं, एक डिजीज होती है एनीमिया, एक डिजीज होती है एनीमिया। दोस्तों जब भी आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। तो ध्यान रखें होता क्या है, आप लोगों की जो आरबीसी होती है, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और दोस्तों हीमोग्लोबिन के सेंटर में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो अगर आप लोग दोस्तों आयरन कम लोगे, मतलब पालक वगैरह कम खाओगे, तो आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो आरबीसी का निर्माण भी कम होगा, और इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आरबीसी का शेप कैसा होता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। दोस्तों आरबीसी की अगर शेप की बात करें तो आप लोगों को पता है आरबीसी का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है आप लोगों का? बाई कॉनकेव होता है। कैसा? बाई कॉनकेव होता है, द्विउत्तल होता है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगर आप लोगों से डब्ल्यूबीसी का शेप पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी का शेप दोस्तों इरेगुलर शेप का होता है, अनियमिताकार होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो अमीबा के आकार का होता है। या तो अमीबा ऑप्शन में मिलेगा या आप लोग का अनियमित मिलेगा। और सेम कहानी दोस्तों किसकी है? आप लोगों की प्लेटलेट्स की है। प्लेटलेट्स का भी दोस्तों कोई फिक्स शेप नहीं होता, अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। जबकि आपके आरबीसी बाई कॉनकेव इसका शेप होता है, द्विअवतल, सॉरी उत्तल नहीं, द्विअवतल, द्विअवतल। क्लियर है क्या? मतलब जैसे अगर किसी चीज को आप लोग ऊपर से और नीचे से दबा दो तो वो इस प्रकार की हो जाएगी ना, तो ये वाला शेप होता है आपके आरबीसी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, इसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों को। चलिए आंसर बताएंगे। एल्कोहल आप लोग की बॉडी में पहुंचकर क्या इफेक्ट दिखाता है? आपकी बॉडी में पहुंचकर क्या इफेक्ट दिखाता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है आपकी सेंसिटिविटी होती है, जैसे आप लोगों को कोई टच करता है तो आप लोगों को इसका सेंस हो जाता है, आप लोग कुछ सूंघते हो तो उसका सेंस आपको हो जाता है ना? तो आप लोग कोई देखते हो तो उसका सेंस, विजन का सेंस आंखों के द्वारा होता है। तो ये क्या करता है दोस्तों? सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये आप लोग को एक साइकोट्रोपिक ड्रग होता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिप्रेशन प्रभाव डालता है। इसका मतलब आप लोग को जो सेंसिटिविटी होती है, आपकी संवेदनशीलता कम हो जाती है। इसलिए आप लोग को पता है कोई शराबी व्यक्ति को मारो उसको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसको दर्द का सेंस ही नहीं होता। तो आप लोग का जो एल्कोहल होता है वो क्या करता है? सेंसिटिविटी को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? दोस्तों हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं और ब्लड में आपके मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिया करता है।
तो अगर हम लोग बात करें इंसुलिन, ये एक हार्मोन है, कहाँ से निकलता है दोस्तों? ये निकलता है आप लोगों के पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। एड्रेनलिन की अगर हम लोग बात करें, ये भी आप लोगों का क्या है, एक आप लोगों का हार्मोन है, किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। थायरोक्सिन दोस्तों आपके निकलता है थायराइड ग्लैंड से। जबकि बात करें हीमोग्लोबिन, एक आप लोगों का हार्मोन नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? प्रोटीन है, जो कि ब्लड में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आज सुबह ही पढ़ा है, गलती मत कर देना, आज सुबह ही पढ़ा है मैंने आप लोगों को। सुबह 9:30 बजे आप लोग क्लास मिस मत करा करो, यूट्यूब पे जो होती है वाईफाई स्टडी पे। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो दोस्तों आप लोग को पता है, सुबह ही मैंने पढ़ा है, ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। देखिए कौन कौन से वॉल्व होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं या हार्ट की, तो आप लोगों को पता है हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये आप लोग का हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, यानी आपका बाया आलिंद। ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बाया नीला है। ये आपका हो जाएगा राइट ऑरिकल, और ये आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। दोस्तों आप लोगों को पता है, जो ब्लड होता है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं मेटल वॉल्व या मिटल वॉल्व, आप लोग बोल सकते हो। दोस्तों आपको पता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ऑरोटा में, तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरोटिक वॉल्व। फिर आपको पता है दोस्तों राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकुस्पेट वॉल्व। और यहाँ से दोस्तों पुल्मोनरी आप लोगों की किस में जाती है? पुल्मोनरी वेन में जाता है, सॉरी पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है। फिर आप लोगों का ये वाला आप लोग का जो होता है, ये होता है पुल्मोनरी वॉल्व। तो दोस्तों ध्यान रखिए टोटल 4 वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं आप लोगों को रैंक शेयर कर दूंगा। आंसर बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर करता हूं, और फिर इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, गलती से पोल आप लोगों का कितने क्वेश्चन में हुआ है? 35 क्वेश्चन में पोल आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। जरा मुझे बताइए कितने मार्क्स आया और कितनी रैंक आई? दोस्तों आप लोगों के लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना ले। 35 में से अगर 0 मार्क्स भी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फर्क ये पड़ता है कि आप लोगों ने कितनी चीजें नई सीखी है। अगर 35 की 35 चीजें आप लोग सीख के गए हो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। पता पड़ा आप लोगों के दोस्तों, रैंक तो मार्क्स तो अच्छे आ गए, लेकिन अल्टरपे में आए, आप लोग कुछ यहाँ से सीख के नहीं गए। तो यहाँ पर मेन पर्पज है आप लोगों का सीखना। तो आ जाइए दोस्तों, जब किडनी खराब होती है तो होती क्या है दोस्तों? किडनी आप लोगों का क्या करता है, आप लोगों के जो भी ब्लड में अनवांटेड सब्सटेंस होता है उसको बाहर निकाल लेता है। क्लियर है क्या? तो आपको पता है दोस्तों, अगर अनवांटेड सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो भी आप लोग के नाइट्रोजन वेस्ट होता है ना, वो आप लोग के बाहर निकालता है। तो अगर आपकी किडनी खराब हो जाएगी दोस्तों, ब्लड को अच्छे से छान नहीं पाएगी, उसमें जो भी अनवांटेड नाइट्रोजन सब्सटेंस है वो आप लोगों के बाहर नहीं निकाल पाएगी। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सब्सटेंस आते कहां से हैं? तो दोस्तों जो भी आप लोग प्रोटीन लेते हो वो किसका बना होता है? अमीनो एसिड का बना होता है। तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में। दोस्तों जो अमीनो एसिड होता है आप लोगों का, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। और अमोनिया से दोस्तों किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। ये सारी की सारी प्रक्रिया कहां पर होती है? लीवर में। और दोस्तों ये यूरिया आप लोगों को ब्लड में एंटर करता है। तो ये हम लोग चाहते हैं इससे हम लोग दोस्तों बाहर निकाले। तो किडनी क्या करती है? जो भी आपके नाइट्रोजन वेस्ट होती है, यूरिया वगैरह, इनको बाहर निकाल लेती है, और दोस्तों यूरिन का फॉर्मेशन करके उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर किडनी खराब हो गई तो बाहर नहीं निकाल पाएगी। क्लियर है दोस्तों? ओके।